हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है फिजिक्स का पेपर। आज का ये वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संपूर्ण प्रश्न पत्र को पहली बार इस चैनल पे मैं इस टोटल को हल करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब उत्तर सहित आपको ये मिलने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को अंत तक देखिए। केवल एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। कम से कम आप अगर बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम मॉडल पेपर जो होता है ना, तो मॉडल जो पेपर है इसमें मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 7 से लेकर 10 तक के मॉडल पेपर जरूर आप तैयार करें। मतलब 7 से 10 का मतलब है कि कम से कम 7-8 मतलब 10, अधिक से अधिक 10 इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है ना, उसको बिल्कुल आप तैयार कर लें। इस चैनल पे आज से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का। वीडियो के साथ ही हम सॉल्यूशन भी इसका देते हुए चलेंगे। तो चलिए, रेडी हैं आप, तैयार हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, इतना बेसिक बात है ये तो पता है ना, नाम अनुक्रमांक ये क्या है, ये पेपर कोड यहाँ पे होता है 2025 बोर्ड एग्जाम। 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है, 70 मिनट का प्रश्न जो आपका पूर्णांक होता है, मतलब मार्क्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। देखिए, सबसे पहला हमारा आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे खंड और हमारा यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाते हैं, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 6 नंबर का यहाँ पे हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझिएगा कैसे हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। पहला हमारा आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है। जहां F है बल और Q क्या है, आवेश है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। न्यूटन प्रति कूलाम पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है वैद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। क्या होता है जी, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आई थिंक ये होता है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, वैद्युत क्षेत्र के मात्रक नहीं है। तो देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर भी मात्रक होता है। और न्यूटन को अगर हम तोड़े तो जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, ये भी तो हमारा हो जाएगा। ये हमारा नहीं होगा जी, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा नहीं होगा। जो जूल, यहाँ पे जूल होगा तो जूल प्रति कूलाम होगा ना, ये किसका मात्रक नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। तो इससे आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2-3 मात्रक यहाँ से याद हो गया। न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, अब जूल कूलाम प्रति मीटर भी होता है। तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, मैं अभी से विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ। अब देखिए, ये वोल्ट इंटू मीटर आप समझ रहे हैं ना। वोल्ट इंटू मीटर, आप एक और फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=V/R का फॉर्मूला आप जानते होंगे, या R की जगह पे L भी हम लिखते हैं। तो V क्या है, विभव है, और R क्या है, दूरी है। तो V का मतलब विभव का मात्रक वोल्ट होता है, R का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक, तो वही बात है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये समझ गए ना, जूल प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ते हैं। सबका सॉल्यूशन हम देंगे, चाहे वो लॉन्ग हो, ठीक है ना, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सबका देखेंगे जी। अगला हमारा घड़ी का क्वेश्चन आता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम है, या जूल प्रति कूलाम है, या वोल्ट प्रति मीटर है, या जूल इंटू कूलाम प्रति मीटर है। तो ये बात आप याद रखेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है।
ठीक है ना, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे आता है अंक कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल होगा, ठीक है ना। तो यह बल कौन सा होगा, तो K इंटू एफ हो जाएगा, जहां पर K क्या है, परावैद्युतांक, F क्या है, बल है, या K बाई एफ हो जाएगा या F बाई K हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, K बाई एफ हो जाएगा। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है चांदी का परावैद्युतांक होता है, तो चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का 6 ऑब्जेक्टिव हमने जान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से दूसरा हमारा सबसे पहली बात 6 नंबर का 6 ऑब्जेक्टिव हमने जान लिया, 6 नंबर कंप्लीट। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे दूसरा जो क्वेश्चन आता है विभव प्रवणता, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखिए दूसरे में 5 क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये भी एक एक नंबर के ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी 6 नंबर के मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। दूसरा आता है संधारित्रों की धारिता को परिभाषित कीजिए। तीसरा होता है कि इतना इलेक्ट्रॉन को आवेशों को गणना कीजिए। अगला आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और मात्रक लिखिए। अब फिर से एक और हमारा यहाँ पर ये एक क्या दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया है, फिर से वैद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है। चलिए ये हमारा 6 क्वेश्चन है ना, अब सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहली बात आता है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसमें क्या संबंध होता है जी, तो याद रखेंगे विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद रखेंगे E इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल क्या होता है, R होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है, मतलब सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना कि E इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स डेल R, ये विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। कैसे आप कह रहे हैं, तो ये E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और माइनस डेल V बाई डेल R जो है ना, यही है विभव प्रवणता, क्योंकि विभव प्रवणता K इक्वल टू होता है माइनस डेल V बाई डेल R होता है, ठीक है ना, डेल R होता है। तो देखिए विभव प्रवणता जो होता है डेल V क्या है, विभव है, और यहाँ पे डेल R क्या है, ये दूरी में परिवर्तन है, और डेल V क्या है, विभव में परिवर्तन। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा ना वो ही विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो या तो हम यहाँ पे इनके जगह पर माइनस K लिख दें केवल, ठीक है ना, तो या तो K लिख दें या हम केवल इतना लिख दें, ये जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अदरवाइज केवल आप इतना ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो इतना याद रखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसी को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जितना वैल्यू होगा ना उसको ऋणात्मक में ले लेंगे तो वही विभव प्रवणता हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो गया, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डेल V क्या है, विभव में परिवर्तन है, डेल R क्या है, दूरी में परिवर्तन है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला हमारा देखिए दूसरा आता है संधारित्रों की धारिता को परिभाषित दीजिए, परिभाषा दीजिए। तो संधारित्रों की धारिता, अब इसका परिभाषा हमने क्या लिखा है समझिएगा, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होते हैं जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। देखिए हमने क्वेश्चन मैंने आंसर लिख दिया है, फिर से आपका क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा कई स्लाइड लेकर वहाँ पे अलग से समझाऊं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं डिजिटल बोर्ड में। कॉपी पे होता तो मैं आपको बता सकता था, इसलिए मैंने इसके नीचे ही उत्तर भी लिखना
लिखने का प्रयास कर दिए हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा बी, देखिए हम इसको याद कराते हैं। संधारित्रों की धारिता है तो धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, संधारित्र C इक्वल टू Q बाई V होता है, जहाँ Q क्या है, आवेश है, ये क्या है, आवेश है, और ये V क्या है, विभव है, ये क्या है, विभव है, विभव है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये कर दिया गया कि यदि V का मान, समझिएगा यहाँ पे जो V है, जो विभव है, ठीक है ना, यदि हम विभव V का मान यदि हम 1 ले लेते हैं, एक मतलब कि एकांक या इकाई कर लेते हैं, V का मान यदि हम इकाई कर लें, इकाई मतलब 1 ले लें, V का मान इकाई कर लें या 1 ले लें, तो उस समय पर जो इसका मान यदि 1 हो जाएगा तो उस समय पर जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा, उस समय पर C जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। और C क्या है, किसी भी चालक की धारिता है, ये Q क्या है, आवेश है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ रहे हैं? तो यही से हम परिभाषा रटवाते नहीं है, समझा कर याद कराते हैं। हम कह रहे हैं कि किसी चालक, C क्या है, चालक की धारिता है, ये क्या है, आवेश है, ये इक्वल टू मतलब बराबर है। तो हम यही कह रहे हैं किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। मान लेते हैं सपोज डेट कोई भी चालक है, ठीक है ना, इसका मान लेते हैं वोल्ट, मान लेते हैं 15 वोल्ट इसका विभव है, ठीक है ना। तो 15 वोल्ट का विभव है, अब इस चालक का 15 वोल्ट है ना, तो इसको 16 वोल्ट करने के लिए 15 से 16 करेंगे तो एक ही क्या ना वृद्धि हम कर रहे हैं 1 वोल्ट का। तो 15 वोल्ट से 16 वोल्ट करने के लिए हमें जितने आवेश की आवश्यकता होगी ना, उसी आवेश को ही हम क्या कहेंगे, उसी को हम धारिता कहते हैं। समझ में आ गया? तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। देख रहे हैं ना, एक ही वोल्ट का वृद्धि कर रहे हैं, 15 से 16 करने के लिए जितनी आवश्यक हमें आवेश होगा वही आवेश धारिता कहलाएगा। तो वही बात आप लिखेंगे, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। उतना लिखने के बाद चुपचाप आप क्या लिख लेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक मात्रक भी आप यहीं पर अभी लिख लें कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। कूलाम प्रति वोल्ट क्या होता है, इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। चलिए जी, इतना लिख लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये दो हमने क्वेश्चन देख लिया, फर्स्ट भी समझ लिया, दूसरा भी समझ लिए। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कीजिए। अच्छा, न्यूमेरिकल ये जो है ना, इसको अभी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। नीचे अभी हम समझ लेते हैं जो डी है हमारा, जो घड़ी का क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, समझिएगा। हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q होता है। ये फॉर्मूला होता है, इतना तो बात पता ही है आपको। E इक्वल टू F बाई Q, जहाँ F क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। तो यदि आवेश का मान यदि हम 1 ले लेते हैं, एक मतलब इकाई ले लेते हैं, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो उस समय जो F होगा वो E के बराबर हो जाएगा, तो E जो होगा वो F के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से यही कहते हैं ना कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यही तो कहते हैं ना। तो वही बात हमने लिखा है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो तो थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या इसको अदर दूसरे तरीके से परिभाषा आप कर सकते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट ये कोई आवेश है, तो ये जो आवेश है, तो इस आवेश के कारण ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ये क्या हुआ है, ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है,
ठीक है। तो आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक हम एकांक धन आवेश को ले लेते हैं, मतलब जिसका मान क्या हो, जिस आवेश का मान 1 हो, तो ऐसे एकांक धन आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो भैया यदि ये धनात्मक होगा तो ये भी धनात्मक है, तो अब ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा। और यदि ये ऋणात्मक हुआ, यदि ये वाला ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, तो ये वाला आवेश इसको आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा तो उसमें क्या लगाएगा, इस एकांक आवेश पर एक बल जरूर लगाएगा, और यही जो बल है ना वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो हम ये भी परिभाषा कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए समझे हुए हैं ना, तो कैसे भी परिभाषा आप बोल सकते हैं, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो हमने यहाँ पे परिभाषा आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आप याद रखेंगे सबसे पहली बात कि मात्रक की जहाँ तक बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना आप समझ लिए, परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक आप समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता में संबंध होता है वो होता है E/ds cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है जी, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, वैद्युत फ्लक्स फाई है यहाँ पे, और यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो देख रहे हैं ना, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध है। तो केवल ये फॉर्मूला लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इतना आप समझ गए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है, सेकेंड भी, फिर से ये विद्युत क्षेत्र भी, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। बचा है केवल ये 12.5 इंटू 10⁸ इतने इलेक्ट्रॉन आवेश की गणना करना है। चलिए मैं यहीं पे करता हूँ जी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रेड कर दे रहा हूँ, अब इधर कर रहा हूँ। देखिए इतना हमारे पास, ये कितना कह रहे, इतना इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कीजिए। इतना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको किससे, इससे दर्शाते हैं, 12.5 इंटू 10⁻, कितना है, 18 है, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमें आवेशों की गणना करना है। तो आवेश Q = N × E हम जानते हैं जी। तो Q = N का मान तो यहाँ पे दे दिया है, 12.5 इंटू 10⁻18 है, तो ये हमें दे दिया है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात इससे गुणा कर देंगे, 12.5 का 1.6 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20। अब गुणा करा कर देख लीजिएगा, 20 आ जाएगा। और ये 10⁻18 है, 10⁻19 है। हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे। 18 ये प्लस में है, ये माइनस में 19 है, तो इसका मतलब 10⁻⁻1 बच जाएगा। अब देखिए ये 10⁻1 लिखें, या इसी को, या तो हम इतना ही आंसर रख दें, कूलाम लिख दें, ठीक है, कूलाम। या इसी को हम ये भी कर सकते हैं, ओनली 2 कूलाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों इसे 2 कूलाम लिख दिए। ये 20 को अगर हम चाहें तो Q = 2 × 10⁻1 लिख सकते हैं, और ये 10 के कम -1 हो जाएगा, तो ये +1 से -1 कैंसिल, तो 2 ही ना बचा जी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2 कूलाम। ये आपको आवेश समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, चलिए अगला हमारा आता है इतना, मतलब 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितने दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना वोल्ट प्रति मीटर होगा। मतलब यहाँ पे हमसे दूरी का मान पूछ लिया है, ठीक है ना। देखिए
हमें यहाँ पे सबसे पहले किसका मान दिया है, इतना कूलाम मतलब आवेश का मान दिया है। तो आवेश का मान दिया है 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इतना वोल्ट दिया है, मतलब यहाँ पे कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना वोल्ट प्रति मीटर है। तो वोल्ट प्रति मतलब मीटर का मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे दिया है, वो 450 दे दिया है। अब इतना हमें दे दिया तो उसके बाद कह रहा है कि जो इतना बिंदु आवेश कितने दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना वोल्ट प्रति मीटर होगा, कितने दूरी पर, दूरी हमसे पूछ रहा है। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या फॉर्मूला है, E = 1/4πε0 Q/r²। ये हम फॉर्मूला जानते हैं जी, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले पर हम लगा देते हैं तो E = अच्छा E का तो मान दिया है 450, तो 450 लिख दिए। ये 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, तो ये लिख दिया। आवेश का मान दिया है 5 × 10⁻8, जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पॉइंट के बाद है। तो ये r² है, तो ये r ऐसे हमने लिख दिया। अब समझिएगा, ये 450 हो गया, और ये 45, तो 45 हो जाएगा। और ये 10⁻9 है, ये 10⁸ है, मतलब 10 हो गया। और नीचे क्या बचेगा, r² बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 45 और इधर भी 450 हो जाएगा, ये r² हो जाएगा। मतलब सिंपल सा ये r² अगर इधर आएगा तो ये कितना है, ये इसको हम इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पे पक्षांतर कर सकते हैं। तो r² = 450 बटे 450 हो जाएगा। ये 450 से 450 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो r² का मान आएगा 1 आएगा। 1 का अगर स्क्वायर रूट भी हम करेंगे ना, तो फिर भी r का जो ओनली मान आएगा वो भी 1 मीटर ही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये सॉल्व हमने किया है। तो यहाँ पे जो दूरी आएगा 1 मीटर आ गया। मतलब यदि इतने कूलाम आवेश, बिंदु आवेश को 1 मीटर की दूरी पर अगर रखें तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है जी, ठीक है। तो इस आंसर को अगर आप चाहें तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार देख लूँ। चलिए जी, वीडियो अच्छा बन रहा है, बट यही है कि समय भी लग रहा होगा, बट कोई नहीं जी, हम पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे बेहतर बात क्या होगी। चलिए जी, अगला हमारा आता है कि 1.5 × 10⁻13। अब यहाँ पे 13 नंबर, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तो ये हमारा प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, मतलब 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो कैसे मिल रहे हैं समझिएगा। इतना कह रहा है कूलाम आवेश को इतने न्यूटन के बल से कार्य करता है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इसका मान, फिर से इन सभी का मान हम ज्ञात करेंगे। इसका पहले हम ज्ञात कर लें, ठीक है। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये आवेश का मान दिया है, Q का मान दे दिया है 1.5 × 10⁻13 कूलाम दे दिया है। ठीक है, और ये इतना न्यूटन है, न्यूटन का बल है, मतलब F का जो मान दिया है 2.25 न्यूटन, यहाँ पर ये बल का मान दे दिया है। अब पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है, F/Q होता है। अगर हम मान इस पर पुटअप करें तो ये क्या हो जाएगा, F के जगह पर 2.25 रख देंगे और Q के जगह पर 1.5 × 10⁻13 ये हमने रख दिया। अब सिंपल सा अगर हम इसको भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसका भाग देते हैं ना, देखिए अगर इसका हम भाग दे देंगे E = F/Q, इतना कूलाम आवेश है, ठीक है, F/Q। तो अगर हम इसका भाग दे देंगे ना, तो इसका अगर इसमें भाग देते हैं तो कितने बार में चला जाएगा,
इसका अगर हम भाग देकर आप देख लीजिएगा, देखेंगे ये इसको अगर हम ऊपर भेजते हैं तो 2.25 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर ये 13 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों में क्या करें, 100 का इधर भाग कर दें, सॉरी 100 से ऊपर और 100 से नीचे भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसमें अगर 100 का ऐड होगा तो E= जो होगा ना ये 225 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 13 हो जाएगा, और ये इसमें अगर भाग करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 150 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से इससे इसमें भाग दे दीजिए। तो मैं भाग देकर थोड़ा सा देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितना आता है जी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 तिया 15, ये 30 बार में कट जाएगा, और ये 5 चौको 20, और 5 पचे 25, ये 45 बार में। फिर से अगर 5 से काटे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, और 5 नवा 45, ये 9 बार में चला जाएगा। फिर से अगर हम 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, ठीक है, तो ये ई का जो मान आएगा 3 × 10 टू द पावर 13/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2 से अगर इसमें भाग देते हैं तो ई का जो मान आएगा 1.5 × 10 टू द पावर 13 आ जाएगा। तो ये हमारा ई का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 1.5 × 10 टू द पावर 13। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, पहला हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब दूसरा हमारा आता है कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध, मतलब यहाँ पे ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, समझिएगा। देखिए, एक होता है ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, तो समझिएगा। एक होता है अनओमीय परिपथ। तो सिंपल सी बात यही है कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है ना, तो उस परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। उस परिपथ में उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा ना, उसी प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया? तो ओमीय प्रतिरोध का परिभाषा, अनओमीय प्रतिरोध का परिभाषा। तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो उस परिपथ को अनओमीय परिपथ कहते हैं। तथा अनओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? मतलब अनओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध होगा उत्पन्न, उसे अनओमीय प्रतिरोध कहेंगे। ओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहेंगे, प्रतिरोध। अनओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे अनओमीय प्रतिरोध कह देंगे। ठीक है, तो वही बात हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओमीय प्रतिरोध। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। तथा उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए? फिर से आता है अनओमीय प्रतिरोध। तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। तथा उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, अगला हमारे यहाँ पे आता है तीसरा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा लिखिए तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो चलिए जी, अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को भी हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा,
तो देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो मान लेते हैं ये एक चुंबक है, इसका ये N ध्रुव है, इसका ये S ध्रुव है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो L है, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि इसी को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव में से मतलब चुंबकीय द्विध्रुव का कोई एक ध्रुव, चाहे इसको ध्रुव चाहे इसको ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव ले सकते हैं। तो जो ध्रुव है ना, तो उसको हम M से दिखाते हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी है वो 2L है, ठीक है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव, ये चुंबकीय द्विध्रुव है, तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है 2L, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा हमेशा से ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जिसमें कभी किसी में P से भी दिखाया गया है, किसी में कैपिटल M से दिखाया गया है, ये स्मॉल m है, ठीक है ना। तो हम क्या आपसे परिभाषा कहें कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अगर हम इनका गुणा करा लेते हैं तो यहाँ से कैपिटल M का जो वैल्यू आएगा वो 2mL आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। तो परिभाषा समझ गए ना, चुंबकीय द्विध्रुव में से किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि चुंबक का परमाणुिक मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब चुंबक की परमाणुिक मॉडल की व्याख्या हमें करना है, तो समझ लेते हैं जी। देखिए चुंबक की परमाणुिक मॉडल की व्याख्या हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको मैं समझाना चाहता हूँ, तो कैसे समझ में आएगा समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब वो जो कण होते हैं उन छोटे छोटे कणों को ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु जो होते हैं ना, वो और भी बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब परमाणु जो होता है ये एक मान लेते हैं परमाणु है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा है, बट एक हम बड़ा सा यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये जो परमाणु होता है, तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं इस नाभिक में, ठीक है ना। और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं वृत्ताकार, और इस कक्षाओं में क्या घूमते हैं, इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, ये वृत्ताकार गति करते हैं तेजी से कक्षाओं में, जिसके कारण इनकी गति के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकत्व उत्पन्न होता है। यही है इसका चुंबक का परमाणुिक मॉडल। एक बार और मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ याद हो जाए। आप कहेंगे कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं तथा परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकत्व उत्पन्न होता है। वही बात हमने लिखा है। देखिए इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं।
परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षाओं में गति करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते हैं जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति के दौरान चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आसानी से ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए जी, ये सब हमने अभी तक यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। देखिए, सबसे पहले हमने एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर का सॉल्व किया, फिर से एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये हमने सॉल्व किया, फिर से 2 नंबर के 4 क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, 4 क्वेश्चन को 2 नंबर के भी सॉल्व किया, 8 नंबर, 6 6 12 8, मतलब 20 नंबर का अभी तक हमने सॉल्व आपको कर दिया है। 70 में से 20 नंबर सॉल्व कर दिया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन सब आपको हार्ड पड़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे जी। 3 नंबर वाले क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे 15 नंबर के। चलिए, कह रहा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसका भी हम दिखाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को समझाइए, अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध बताना है। अगला कह रहे हैं इतना इलेक्ट्रॉन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव पर इतने न्यूटन का बल से एक समान से इतने कोण पर झुका हुआ है, तो वैद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा और कार्यरत बल का बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक अभी काम भी दूंगा, ठीक है ना, कुछ तो काम आपको मिलना ही चाहिए। अगला आता है चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, अचुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को समझाइए। चलिए जी, सबसे पहले अब हम समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं। चलिए, आज का ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, जो भी स्टूडेंट अभी तक, बहुत ही अच्छी बात है, मन लगाकर आप पढ़ाई कर लीजिए। अभी मैं हंस इसलिए रहा हूँ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको हल्के में ले रहे होंगे, भैया सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करना इतनी ईजी बात नहीं है। बट मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीरियस है अपने लाइफ के प्रति। अब मैं नहीं चाहता कि उनके लाइफ का कोई भी दिक्कत हो या आगे चल कर उनको कुछ चीज़ों का अफसोस हो, इसलिए मन लगाकर अभी पढ़ाई कर लेंगे तो बेटर रहेगा। उत्तर यहाँ पे ये आता है कि वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स में यहाँ पे आता है, क्या कहते हैं, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी आवेशित पिंड है, सपोज दैट कोई भी आवेशित पिंड, जैसे मैं समझाना चाहूँ, ये एक आवेशित पिंड है, ठीक है ना, तो मतलब इसमें आवेश है, तो ये एक आवेशित पिंड हो गया, तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है, और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें आएंगे भी। तो बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं होंगी जो आने वाली होंगी, और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं होंगी जो जाने वाली भी होंगी। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत, जो इस पिंड के लंबवत 90 डिग्री बनाकर, और जो विद्युत बल रेखाएं या तो आ रही हैं या तो जा रही हैं, तो ऐसे विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी ना, वही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हम यही कह रहे हैं, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाले और जाने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई इक्वल टू E/ds cos थीटा होता है। तो ये आप फॉर्मूला इतना याद रखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E/ds cos थीटा होता है, ठीक है ना। एक और बात याद रखेंगे, इसका मात्रक याद रखेंगे, वोल्ट इनटू मीटर होता है, ठीक है ना। मात्रक राशि याद रखेंगे, अदिश राशि होता है, अदिश राशि। थोड़ा सा मैं राइटिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस मैं समझाने का और जल्द से जल्द चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आपको चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं, वो मिल जाए, वही काफ़ी है, ठीक है ना। अदरवाइज राइटिंग के लिए आप इतना सुधार कर सकते हैं। पहला आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया। अब आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, तो समझिएगा, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये मुक्त है,
ठीक है, इस पर कोई भी निर्भर नहीं है। तो ये इस तरीके से जा रहा है, तब तक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन टकराया तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन मुड़ जाएगा, यहाँ पे आता है तो फिर से यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टकराएगा, फिर से इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टकरा कर इधर आया तो फिर से इधर आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या पता चला, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो रहा है, लगातार टक्कर हो रहे हैं। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे गया तो टक्कर हुआ, फिर से यहाँ से यहाँ आया तो टक्कर हुआ। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लगातार टक्कर, लगातार कोई हम कहते हैं सतत टक्कर हम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, मतलब यहां से यहां तक ये दो सतत टक्कर हुए हैं लगातार। तो दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को हम क्या कहते हैं, धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आ गया, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। अब वही बात हमने यहाँ पे परिभाषा में लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। इसी को अनुगमन वेग ना कहकर अपवाह वेग के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। अनुगमन वेग Vd=v/2 होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे, जहां v ये है ना अंतिम वेग है, अब Vd क्या है, अनुगमन वेग है। अगला, इतना आप समझ गए। चलिए जी, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है ना। ये आपको न्यूमेरिकल जो दिखाई दे रहा है बहुत ही इजी है, कोई भी हार्ड प्रॉब्लम नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से इसको आप कर लेंगे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। दो फॉर्मूला यहाँ पे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा और दूसरा कह रहा है कार्यरत बल युग्म आघूर्ण की गणना कीजिए। बल युग्म आघूर्ण τ=Pe cos थीटा, ये एक फॉर्मूला लगा लेंगे तो इस पर आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे फॉर्मूले को, ठीक है जी। और एक और आप याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए -Pe जो Pe क्या होता है, cos थीटा ना, Pe sin थीटा, ये वही तो मैं भी सोच रहा था, ठीक है ना। बल युग्म आघूर्ण τ होता है Pe sin थीटा, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा U=-Pe cos थीटा, ये होता है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला पे केवल रख देंगे, आपका मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे P का मान सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, तो ये बल युग्म आघूर्ण का ये फॉर्मूला लगा लेंगे और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के लिए ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे। मान की जहाँ तक बात है, P का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर P का मान देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो P का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पे दे दिया है P का मान, और यहाँ पर E के मान के लिए यहाँ पे आप चले आएंगे तो यहाँ पे E का मान दे दिया है, और यहाँ पे थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री। तो सिंपल से इसमें रखेंगे, आपका मान रखेंगे तो टाउ का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी P का मान यहाँ पे है, E का मान यहाँ पे है, और cos थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, आपका मान आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हार्ड नहीं है, इसको बस टाइमिंग की प्रॉब्लम है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज आप कहेंगे फिर से तो अगला फिर से हम आएंगे ना तो उसमें हम आपको कराएंगे जी, ठीक है। चलिए जी, अगला आता है हमारा चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति को समझाना है। तो यहाँ पे अब चलिए हम समझ लेते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो सबसे पहले हमें समझना है कि चुंबकशीलता मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय प्रवृत्ति याद रखेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति ∅m होता है I/h। ये इसका चुंबकीय या चुंबकशीलता लिख दिया गया है, चुंबकीय प्रवृत्ति होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति ∅m I/h होता है, जहां I क्या है, I है चुंबकन तीव्रता,
H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता और उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये फॉर्मूला से ही हमने परिभाषा लिखा है, किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता और उस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से चुंबकीय प्रवृत्ति का आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अगला आता है चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता म्यू इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। B क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण। H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आप जानते ही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रेरण और उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये परिभाषा लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। अब हमारा आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि μm इक्वल टू μ/μ0। ठीक है ना? तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जहां पर ये क्या है, ये है पदार्थ की चुंबकशीलता जो है म्यू। ठीक है ना? पदार्थ की चुंबकशीलता और μ0 क्या है, वायु की चुंबकशीलता। एक भी रटने वाली बातें नहीं है, सब आप याद कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कह देंगे कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो इतना परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको इरेज कर दूं। अब समझिएगा, यहाँ पे हमारा अंतिम आ रहा है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, नाभिकीय संलयन का मतलब जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर, मतलब जब दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है ना? नाभिकीय विखंडन का मतलब जब एक बड़ा सा नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जब दो भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है, ऐसी प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो आशा करता हूँ आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए जी, इतना आप लिख लेंगे, काम कंप्लीट। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 6 नंबर का, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर का हमने सबसे पहले 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हमने सॉल्व किए हैं 10। अब फिर से 3 नंबर वाले हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 2 नंबर वाले 4 ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन को, तो 8 नंबर, 5 नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्व किया 15, तो 6 12 20 35, मतलब अभी तक हमने 35 नंबर के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है। अब बचे हुए 35 नंबर, अब इसको आपको देखिए, सबको आपको करना है। अगला आता है लारेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। हमने पढ़ा दिया है, आप केवल YouTube पे लिखिएगा लारेंज, मतलब इतना ही लिख दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, विद्युत आपको वीडियो हमारा मिल जाएगा। इसमें हमने बताया है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच
आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, जिसे हम कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा उसे ही हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सब हम समझाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में भले ही ना आए, ठीक है ना, बट इतना आप कर सकते हैं कि लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर, वीडियो मिलेगा उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगेंगे जी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सभी अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब, तो आपको करना है 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। यूट्यूब पर लिख लीजिएगा। अब इसको मैं कराऊंगा ना तो भैया 5-6 घंटे की ये क्लासेस हो जाएंगे, अब सबको कराने लगे तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इतना लिखिएगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिल जाएगी। अगला कह रहे हैं एक बैटरी मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए, तो वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यूट्यूब पर आप इसको पढ़ने के लिए लिखिएगा, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र की स्थापना ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। अगला इसको पढ़ना है तो लिखिएगा, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ब्रदर सर। अंत में ब्रदर सर केवल लिख कर सर्च कर लीजिएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे ना, वीडियो हमारी मिल जाएगी। पढ़ने का मन होना चाहिए केवल। अगला आता है, ये हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए, इसके आधार पर धारिता कैसे बढ़ाई सकते हैं। इसको हमने पढ़ा दिया है, लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ब्रदर सर, लिख देंगे, सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। अथवा में आ जाता है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, यूट्यूब पे लिखिएगा किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब सुन रहे हैं ना, तो इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा। अगला आता है, गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। आप यूट्यूब पे लिखेंगे गॉस का प्रमेय ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे इसका अनुप्रयोग दिया है कि अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप पढ़ना है तो लिखिएगा, अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, लिख कर सर्च कर लिए, वीडियो मिल जाएगा। अगला कह रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का रेखाचित्र तथा रेखाचित्र विधि, कार्यविधि और आवर्तन क्षमता की गणना कीजिए। केवल यूट्यूब पे लिखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे। अगला आता है प्रवर्धन क्षमता, प्रवर्धन क्या है, इतना ही लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। शायद हमने इसको नहीं कराया है, चलिए जी कोई नहीं, आप इसको कर लीजिएगा। अगला हमारा आता है, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध, इतना ही लिख लीजिएगा, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे। अथवा में इसके नीचे आता है ट्रांसफार्मर, केवल लिखिएगा ट्रांसफार्मर ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है आज का ये जो हमारा मॉडल पेपर है। देखिए सॉल्यूशन के साथ हमने इस वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। आप कहेंगे सर लॉन्ग टाइप का तो आपने कराया नहीं, भैया उसको कराने लगे तो 5 घंटे की क्लास होगी, जबकि 5 घंटे आप खुद बैठ के नहीं पढ़ेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। मैं जानता हूँ, कल मैंने एक प्रीमियम में वीडियो अपलोड किया था, मैंने देखा कितना आप लोग पढ़ रहे हैं। तो भैया मन लगा कर पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ाई कर लीजिए, अभी समय है। और सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना हो सकता है पेपर में उतना तो मैं कर ही दे रहा हूँ ना। अदरवाइज जो बचे रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन उसको मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है, तो उस तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अदरवाइज केमिस्ट्री पे चाहिए, हिंदी पे चाहिए, इंग्लिश पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें कहिए, हम जरूर लाने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक है, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।